हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में लोग क्लास 10th का विज्ञान का सेट नंबर 1 चल रहा था, उसका लेक्चर नंबर 2 है। हमने 2024 के सातों सेटों को कराने का आपसे प्रॉमिस किया है, इसीलिए मैं सभी सेटों को एकदम आराम से करा रहे हैं। ठीक है, यदि अभी तक आपने लेक्चर 1 को नहीं देखा है तो लेक्चर 1 को जाकर जरूर देख लीजिएगा। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात, यदि आप चाहते हैं कि आप साइंस में एक अच्छा स्कोर करें, 90 प्लस स्कोर करें, तो आप 2024 के सातों सेट को अच्छा से कर लीजिए। 90 प्लस आने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन होंगे और मोस्ट वांटेड क्वेश्चन होते हैं। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि मैं इसके पिछले वीडियो में आपको 13 बहुविकल्पी प्रश्नों को करा दिया था। बाकी जो बहुविकल्पी प्रश्न बचे हैं इस वीडियो में करेंगे और आगे भी कुछ क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप आपको बताते हैं। चौथा प्रश्न है कि कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा है। ऑप्शन में एक है माइटोकॉन्ड्रिया, बी है एटीपी, सी है ग्लूकोज, या डी ऑप्शन है पाइरूवेट। ठीक ना, पाइरूवेट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी। ठीक ना, जो कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा होती है क्या होती है? एटीपी होती है। ठीक ना, अगला प्रश्न है कि पित्तरस का स्राव होता है। पित्तरस का स्राव होता है पिताशय द्वारा, यकृत द्वारा, अग्नाशय द्वारा या अमाशय द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यकृत द्वारा। ठीक ना, यकृत द्वारा होता है। ठीक है, आप आपका 16वां प्रश्न है कि पराग कोश में होते हैं बाह्यदल, ठीक ना, अंडाशय, बीजांड, ठीक ना, या पराग कण। ठीक ना, तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में क्या होते हैं? पराग कण होते हैं। ठीक ना, पराग कोश से पराग कण याद रखने का ट्रिक है। ठीक है, तो पराग कण हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, कह रहा है 17वां प्रश्न की पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं पुदीना में, आलू में, या बायोफिल्म में, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रायोफिल्म में। कहाँ? ब्रायोफिल्म में। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अब 18वां प्रश्न कह रहा है कि एक लिंगी फूल का उदाहरण है। एक लिंगी फूल का उदाहरण बताना है। पपीते का फूल, या गुलाब का फूल, या सरसों का फूल, या आम का फूल। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक लिंगी फूल का उदाहरण पूछा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पपीते का फूल। ठीक है, ये क्या है? एक लिंगी फूल का उदाहरण है। ठीक है ना, आप प्रश्न नंबर 19 है कि एक स्वस्थ मनुष्य में सामान्य रक्तदाब होता है। ऑप्शन नंबर 1 140/80, ऑप्शन बी 120/80, या 135/100, या 125/115। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 120/80। एक स्वस्थ मनुष्य के सामान्य रक्तदाब होता है 120/80। ठीक है ना, इस तरह हम लोग आखिरी, अब जो आखिरी बहुविकल्प प्रश्न दिया उसको कर लेते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला का निर्माण करता है? कौन सा इसमें आहार है जो एक श्रृंखला का निर्माण करता है? पहला है घास, गेहूं और आम, बी ऑप्शन है घास, बकरी और मानव, ठीक है, बकरी, गाय और हाथी, घास, मछली और बकरी। देखिएगा, आप इसको एकदम ध्यान समझिएगा। जो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर क्या है मैं बताता हूँ, उसको समझाता हूँ। देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, कैसे होगा? देखिए, घास जो है वो बकरी खाती है, ठीक, और बकरी कौन खाता है? मानव खाता है। ठीक, देखिए ऑप्शन नंबर 1 क्यों नहीं है? क्योंकि घास गेहूं नहीं खाता है और गेहूं आम, ठीक ना, तो कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना है, एक श्रृंखला बनाना है कि मतलब इसके बाद ये हो। ठीक है, घास मछली नहीं खाती, घास मछली थोड़ी खाती है, और मछली बकरी थोड़ी खाती है। देखिए ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। बकरी बकरी गाय थोड़ी खाती है और गाय हाथी थोड़ी खाती है, कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बना है, ठीक ना। लेकिन यहाँ देखिएगा, घास कौन खाता है? बकरी। अब बकरी कौन खाता है? मानव खा जाता है, ठीक ना। तो इस तरह आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। तो इसी तरह आपको सभी विकल्प प्रश्न एकदम आराम से समझ में आ गए होंगे। इसको रट लीजिएगा, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन होंगे और 2025 के लिए ये सातों सेट मोस्ट वांटेड होने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग अब खंड ब करते हैं। खंड ब आपका, खंड ब में फिजिक्स से क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, मैं आपको कराऊंगा और आपको सभी क्वेश्चन को एकदम आराम से समझा दूंगा, ठीक है। चलिए, आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है बाबू कि एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु, उत्तल दर्पण है, वस्तु की दूरी कितनी है? 25 सेंटीमीटर। जो वस्तु की प्रतिबिंब की लंबाई है वो वस्तु की लंबाई की आधा बनता है। तो
दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से फोकस दूरी याद करना। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है बाबू, इसको मैं आपको एकदम अच्छे से समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर देखिए। ठीक, यहाँ पर आप प्रश्न को एकदम आराम से समझिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर अपन देखिए दिया क्या है। ठीक ना, आपको यहाँ पर लिखना है हल। हल, ठीक, आपको दिया क्या, दिया है। ठीक ना, एग्जाम में ऐसा ही लिखना है। दिया क्या दिया है, दिया आपको यू मतलब वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कितना दिया है, -25 सेंटीमीटर, क्योंकि वस्तु की दूरी हमेशा किस में लेते हैं, निगेटिव में लिए। उसके बाद कह रहा है कि जो प्रतिबिंब की लंबाई है, प्रतिबिंब की लंबाई किस लिखते हैं, एच डैश से, इसको एच आई से लिखते हैं। ठीक ना, एच आई से भी लिखते हैं या एच डैश से भी लिखते हैं। ठीक ना, जो प्रतिबिंब की लंबाई है ये वस्तु की लंबाई क्या है, आधी है। वस्तु की लंबाई किस लिखते हैं, एच से। ठीक, एच मान लिया, आप चाहे तो एच ओ भी लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। ठीक ना, तो एच प्रतिबिंब की लंबाई को एच डैश से और वस्तु की लंबाई को एच से, कितनी है, आधी है, तो इसकी आधा कर दीजिए। ठीक है, ठीक। अब आपसे क्या क्या पूछा है, आपसे भी पूछा है और आपसे एफ पूछा है। ठीक ना, तो देखिए अब दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये आपको क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है। लेकिन आपको इसमें बस क्या दिया है, u दिया है और आपसे v और f दोनों पूछ लिया है। तो आपको कोई दो पता होना चाहिए, तभी तो आप तीसरा निकाल पाएंगे। तो क्या कीजिएगा, आपको ये दिया है ना, इससे आप क्या कीजिएगा, v का मान निकालिए। कैसे निकालेंगे, चलिए आपको मैं बताता हूँ। ठीक ना, आप वर्धन सूत्र पढ़ा होगा। वर्धन सूत्र क्या होता है, यम इक्वल टू क्या होता है, यम इक्वल टू है -v/u। और एक और यम इक्वल टू क्या होता है, एच डैश अपान एच, मतलब प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, ये आवर्धन कहलाता है। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा। ठीक ना, तो क्या कीजिए, आप इन दोनों को बराबर रख दीजिए। ठीक ना, क्योंकि ये भी दोनों बराबर हैं। जैसे इन दोनों को बराबर रखेंगे तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा, यहाँ से आपका v का मान निकल जाएगा। ठीक ना, रखिए कहीं, देखिए कैसे, -v का भी रखिए, u का मान कितना दिया, u का मान -25 रख दीजिए। ठीक, इक्वल टू एच डैश, एच डैश का मान कितना दिया, एच डैश का मान आपको दिया h/2। एच डैश का मान h/2 दिया ना, तो इसको दिया h/2 और बट्टा में क्या है, एच का एच रख दीजिए। ठीक ना, ठीक, देखिए इस, देखिएगा ये वाला एच से ये वाला एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक ना, ये वाला एच क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, 1/2 बचेगा। क्या बचेगा, ये देखिए कैसे कटता है, ध्यान समझिएगा। ये वाला कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सो नहीं नहीं, यहाँ पर चला जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक, यहाँ पर चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ से माइनस से माइनस कट गया, v/25। ठीक है, और यहाँ पर बच गया 1/2। यहाँ क्या बच गया, 1/2। अब ये 25 किस में चला जाएगा, 25 अब उधर चला जाएगा। ठीक ना, कैंची गुणा कराएंगे तो उधर चला जाएगा। ठीक है, तो v इक्वल क्या बचेगा, 25/2, 25/2। ठीक, इतना होगा ना, ये आपका क्या होगा, v का मान हो गया। ठीक, ये आपका क्या होगा, v का मान हो गया, यही आपसे पूछा था। तो आपका v का मान निकल गया। ठीक, अब आपको f का मान निकालना है। तो f का मान कैसे निकलेगा, आप इस सूत्र में रख दीजिए। ठीक ना, आप इस सूत्र में रखिएगा 1/f, f का मान निकालना है, उसको रखिए 1/v का मान कितना है, 25/2 प्लस u का मान कितना दिया है, -1/25। ठीक, अब क्या कीजिए, ये 2 कहाँ चल जाएगा, 2 चल जाएगा सबसे ऊपर, तो 1/h हो जाएगा 2/25 और प्लस माइनस -1/25। ठीक, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 1/f इक्वल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एलसीएम, इसका हो जाएगा 25 और 2 में से 1 जाए 1, तो ये मान कितना हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई लेन देन नहीं बाबू, एकदम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, आपको ये एकदम अच्छा से न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए इस तरह हम अगला प्रश्न करते हैं, और नहीं समझ आया हो तो इसको एक बार और देखिएगा, एकदम मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है और 4 नंबर का ये प्रश्न था आपका। ठीक है, 4 नंबर में आया हुआ है। ठीक है, चलिए इस तरह अगले प्रश्न को करते हैं। अब अगला प्रश्न कह रहा है, अगला नंबर जो 22 नंबर प्रश्न है बाबू, इसको मैं एकदम अंत में समझाऊंगा। जब ये सेट पूरा खत्म हो जाएगा, 31 तक प्रश्न करा दूंगा, उसके बाद इसको मैं करा दूंगा 22 का पहला और दूसरा एकदम अच्छा समझा दूंगा। ठीक है, तो इस प्रश्न को थोड़ा सा मैं छोड़ रहा हूँ, अंत में करा दूंगा। ठीक है, चलिए इस नंबर 23 नंबर प्रश्न करते हैं। 23 नंबर मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको एकदम इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, कह रहा है कि आपको 3 प्रतिरोध दिया है, एक 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। इन तीनों प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़े आप कि आपको पहला 4 ओम मिले और दूसरा 1 ओम मिले। ठीक है, आपको 3 प्रतिरोध दिया, ध्यान समझिएगा। आपको क्या किया बाबू, आपको 3 प्रतिरोध आपको दिया है। ठीक है, आपको क्या दिया है, 3 प्रतिरोध दिया है। पहला क्या दिया है, ध्यान समझिएगा। पहला आपको दिया है, इसमें पहला दिया आपको 2 ओम। ठीक, 23 नंबर प्रश्न है। पहला क्या दिया है, पहला आपको दिया है 2 ओम, 2 ओम।
ठीक, 2 ओम, ठीक। उसके बाद ये आपको 3 ओम तथा 4 ओम, ठीक। अब इन दोनों का क्या करना है, जोड़ना है। दोनों क्या करना है आपको, जोड़ना है। और इस प्रकार जोड़ना है बाबू, इस प्रकार आपको जोड़ना है कि पहला बार आपको क्या मिले, पहले बार आपको 4 ओम मिले, ठीक। और दूसरी बार क्या मिले, 1 ओम मिले, ठीक ना। ठीक, ध्यान समझिएगा। इसको इन तीनों का यूज करके एक बार 4 ओम लाइए और इन तीनों का यूज करके एक बार 1 ओम लाइए। मतलब इन तीनों को या तो श्रेणी क्रम में जोड़िए या समांतर क्रम में जोड़िए या दो को समांतर, किसी क्रम में जोड़कर आपको ये वाला लाना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे जोड़ेंगे, ठीक ना। ध्यान समझिएगा, ठीक। ठीक, यहाँ पर ये वाला जो है 6 ओम है, यहाँ पर 6 ओम है, ठीक है, 6 ओम है, ठीक। ये कैसे करें, ध्यान समझिएगा। आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इन दोनों क्या कीजिए, आप इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़िए। तो लिखिएगा हल में 3 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर, ठीक। समांतर क्रम में जोड़िए, इन सबको जोड़िए। 1/r समांतर क्रम का सूत्र होता है 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। आपका समांतर क्रम का सूत्र होता है, ठीक। 1/r1 इसको समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं ना तीनों को, तो लिखिए 1/3 प्लस 1/6। जब इसको सॉल्व करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 6 आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस 1, ठीक। 1/r इक्वल क्या आ जाएगा 3/6। और यहाँ से जब r का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 6/3। देखिएगा तो r ऊपर चला गया तो ये भी ऊपर चला जाएगा, तो r का मान कितना आ गया 2, ठीक। अब क्या कीजिए, ये r है ना, अब ये 2 ओम और इस 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिला है 2, ठीक है। अब ये इस प्रतिरोध का आपने यूज नहीं किया है तो इसको जो क्या कर दीजिए, समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ दीजिए। तो लिखेंगे यहाँ पर क्या लिखना है, आपको लिखना है कि आर डैश बोल दीजिए इसको, ठीक है, आर डैश बोल सकते हैं, आर डैश व 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक ना, ऐसे लिखिए श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, ठीक। जब आप इसको श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, आर डबल डैश लिख दीजिए, ठीक ना, आर डैश प्लस यहाँ पर R1 R2 ऐसे होता है ना, ठीक, ये डैश नहीं रहेगा, ठीक है। तो आर डैश कितना हो जाएगा, आर डबल डैश R1 का आर डैश का मान कितना है, आर डैश या R1 का मान कितना है 2 ओम, R2 किसको मान है 2 ओम को, इसको 2 ओम को, तो आर डबल डैश कितना आ जाएगा 4 ओम, ठीक। आपको यही चाहिए था। देखिए पहला बार आपको 4 ओम लाना था, ठीक। तो पहले आप इन दोनों को किस क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़े हैं। समांतर क्रम में जोड़ने पर आपको 2 ओम मिला है और इस 2 ओम को और इस 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ दिए तो आपको 4 ओम मिल गया, ठीक है। अब चलिए अब आपको 1 ओम लाना है, तो 1 ओम कैसे लगेगा, ध्यान समझिएगा। आप इन दोनों को जोड़े हैं तो कितना मिला है 2 ओम, और 2 ओम और इस 2 ओम को किस क्रम में जोड़ दिए, समांतर क्रम में जोड़ दिए, तो आपको 1 ओम मिल जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा आर डैश व 2 ओम को किसको 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, लिख दिए, ठीक ना। समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ठीक। तो 1/r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/r1 का मान क्या है, R1 किसी को मान लीजिए, तो इसको मान लीजिए 2 प्लस R2 इसको मान लीजिए तो 2, ठीक। तो 1/r इक्वल टू हो जाएगा 2/2, काट देंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ से r का मान क्या आ जाएगा 1 ओम, ठीक है। आपको यही चाहिए था, ठीक है। देखिए कितना आसान प्रश्न था, कोई लेंदी प्रश्न नहीं था, एकदम आराम से हो जाएंगे बाबू, ठीक है। ये सोचने वाला क्वेश्चन था, सोच समझ के नहीं करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको एक बार 4 ओम लाना था, एक बार 1 ओम लाना था, ठीक है। तो आपको इस प्रकार इसको यूज करना था। तो मैंने पहले इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ दिया तो मुझे 2 ओम मिल गया, फिर इस 2 ओम को और इस 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो 4 ओम मिल गया, हमको यही चाहिए था। दूसरा में क्या चाहिए था, पहले मैंने इन दोनों को समांतर क्रम में यहाँ पर जोड़ा था तो उसको उससे 2 ओम मिला था, फिर इस 2 ओम को और इस 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दिया है तो क्या मिल गया, आपको 1 ओम मिल गया, ठीक ना। आपको यही चाहिए था, ठीक है। चलिए हम अब अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है 24वां प्रश्न में अथवा का 2 प्रश्न दिया है। क्या कह रहा है कि घरेलू विद्युत 24 में 2 प्रश्न दिया है अथवा का, तो इसमें जो मोस्ट वांटेड इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं कराता हूँ, कौन वाला है, अथवा वाला, कि धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम
का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए। मोस्ट वांटेड क्वेश्चन ये वाला मोस्ट वांटेड क्वेश्चन है, इसको मैं करा देता हूँ, ठीक ना। ऊपर वाला किसी काम का क्वेश्चन नहीं, छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। चलिए आपको लिखना क्या है मैं उसको आपको बताया था, ठीक ना। आपको लिखना क्या है, पहला पूछा है कि जो धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो मैं इसको करा देता हूँ, ठीक ना। इसको मैं करा देता हूँ, आपको लिखना कैसे एग्जाम में मैं वो बता देता हूँ, ठीक ना। देखिए यहाँ पर आपको लिखना है, क्या लिखना है कि जो धारावाहिक चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है, ठीक। पहला किस पर निर्भर करता है कि चालक में प्रवाहित धारा पर, जो चालक में जो प्रवाहित होती है उस धारा पर, ठीक। दूसरा है कि चालक की लंबाई पर डीएल, ठीक है, डीएल का अल्पांश लंबाई है, ठीक है। और तीसरा है चालक से बिंदु की दूरी, मतलब दूरी पर निर्भर करता है और कोण पर निर्भर करता है, ठीक ना। तो आपको ये 4 पॉइंट याद रखना है, क्या कि जो धारावाही चालक के कारण उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ये 4 चीज़ों पर निर्भर करता है, धारा पर, लंबाई पर, दूरी पर और कोण पर, साइन थीटा मतलब कोण पर निर्भर करता है, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको सभी प्रश्न एकदम आराम से समझ में आ रहे होंगे, बस आपको इतना ही लिख देना है, ठीक ना। अब आपसे इसमें दूसरा इसमें और पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम का नाम लिखकर उसे स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एकदम अच्छे से करा देता हूँ, ठीक ना। चलिए देखिए अब आपको क्या लिखना है कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक ना। जो मैक्सवेल थे उनके दाएं हाथ के जो अंगूठा का नियम है उसके द्वारा हम क्या करते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है उनकी दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक ना। तो आपको इतना लिखना है कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करते हैं, ठीक। अब ये नियम क्या है उसको समझिए, कह रहा है कि इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधा धारावाहिक चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, ठीक है। देखिए कैसे पकड़ना, ध्यान समझिएगा। मान लीजिए एक धारावाहिक चालक है, ठीक ना। इसको एक धारावाहिक चालक है, इसको इस प्रकार पकड़ना है कि जो मेरा अंगुलियां क्या इसको इस तरह तार की तरह लिपटी हुई है, ठीक ना। इस तरह लिपटी हुई हो, ठीक, लिपटी हो, वो अंगूठा धारा की दिशा में हो। अब मान लीजिए धारा की दिशा ऊपर की तरफ हो तो इस प्रकार लपेटना, ध्यान समझिएगा कि जो ये वाला है अंगूठा मेरा क्या हो धारा की दिशा में ऊपर की तरफ हो, ठीक ना, इस तरह हो, ठीक है। धारा की दिशा में हो तो लिपटी हुई अंगुलियां की जो दिशा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। देखिए ध्यान समझिएगा, मान लीजिए ये चालक है कोई, इसको मैंने इस तरफ पकड़ा, ठीक ना। तो इस तरफ पकड़ रहे हैं तो जो ये अंगूठा है किधर ऊपर की ओर धारा दिशा में है, तो जो हमारा अंगुलियां एक किधर है अंदर की तरफ है ना, अंदर की तरफ जा रही है ना, तो धारा की दिशा को क्या करेगी, जो लिपटी अंगुलियां है ये धारा की दिशा का करेगी प्रदर्शित करेगी। तो बस आपको इतना ही लिखना है, आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा कि मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है बाबू, कि इस नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ में एक सीधे धारावाहिक चालक को इस प्रकार पकड़े कि अंगुलियां तार पर लिपटी हो, वह अंगूठा धारा की दिशा में हो, तो लिपटी हुई अंगुलियां की दिशा चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का करेगा प्रदर्शित करेगा, ठीक ना। तो बस आपको इतना ही लिखना है, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया 24 नंबर प्रश्न तक एकदम अच्छा आराम से कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मोस्ट वांटेड ये दोनों क्वेश्चन है, 23 और 24 नंबर जो अथवा का दिया है मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, इन दोनों को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे जो भी प्रश्न उपभाग 2 है इसको हम अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। और 1-2 वीडियो में आपका ये पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम सेट 2 को आराम से स्टार्ट करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है।